नमस्कार, मैं हूं अनिल के अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी की इस खास पेशकश यानी कि सीधा सवाल में आज हम उस शख्सियत से मिलाएंगे जो कि अपने राजनीतिक कैरियर में एक आम कार्यकर्ता की तरीके से आया और धीमे धीमे मेहनत करता रहा, एक परिश्रम करते रहे और परिश्रम करते करते वो आज भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की राजधानी के बक्सी तालाब सीट से विधायक हैं। उनका स्वागत है विधायक जी का। योगेश शुक्ला नाम है और निश्चित रूप से योगेश शुक्ला जी ने जिस तरीके से इतने सीधे पंथे साधु तरीके से रहते हैं, उनका भी निश्चित अभिनंदन है। लेकिन इस चुनावी बयार में जिस तरीके से सारी रणनीतियां सजी हुई हैं, और आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें लेने का दावा किया जाता था, कितनी सीटें मिल रही हैं? आज दूसरे चरण का मतदान भी हो रहा है। जो 80 से 80 सीटों की बात है, ये हम अपने काम के आधार पे हम लोग ये बात तय करते हैं कि किस क्षेत्र में कितना काम हो रहा है, किस क्षेत्र में कितना काम करना है। जब हमारा चुनाव होता है और चुनाव जब समाप्त होता है, समाप्त होने के तुरंत बाद हमारे कार्यकर्ता काम पे लग जाते हैं। विभिन्न तरीके के उनको टॉस दिए जाते हैं जिनको पूरा करते हैं, गांव में जा कर के, लोगों के बीच में जाकर, गरीबों के बीच में जा कर के, महिलाओं के बीच में जा कर के। तो हम काम के आधार पे कहते हैं कि हम 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। कि एक भी दिन, ये 365 दिन चलने वाली पार्टी, कभी एक भी दिन का विश्राम हमारे कार्यकर्ता नहीं करते। तो निश्चित तौर पे जितने भी अवसर आए होंगे, चाहे वो कोरोना का काल आया हो, इतनी बड़ी बीमारी आई, लेकिन अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे थे, लोगों की सेवा में लगे थे, अपने को बीमारी में डाल करके वो केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उसी आधार पर। लेकिन विपक्षी कहते हैं कि कोरोना काल में सत्तारूढ़ दल ने लोगों को इलाज कराने के बजाय घंटा और तालियां बजवाई। जो राजनीतिक दल इस तरीके की बात कर रहे हैं, उनको शायद जनमानस की जो सोच है उसका उनको आभास नहीं है। जिस तरीके से मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी ने जिस तरीके से काम किया है, योगी जी की तारीफ दुनिया के बहुत से देशों ने की है कि जिस तरीके से कोरोना से निपटे थे। आप कल्पना करिए कि दुनिया में बड़े बड़े धनाढ्य देश हैं जो हर तरीके से संपन्न हैं, लेकिन उनके यहाँ क्या स्थितियाँ थीं? लोग सड़क पे मर रहे थे, लोग घरों पे मरे हुए पाए जाते थे, बीमारी का कोई इलाज नहीं था। लेकिन आप बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति भूख से मरा हो, बीमारी के अभाव में मरा हो? सब लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। लोगों के गांव के अंदर प्रधानों से लेकर के जो एनएम थे, उनको दवाएं दी गई कि अगर जरा भी किसी को बुखार आता है, कोई बात होती है तो उनको दवा दी जाए। इसके बाद एक बड़ी समस्या थी कि जो हमारे पटरी दुकानदार हैं, आपके संज्ञान में होगा कि फैक्ट्रियां बंद थी, रेलगाड़ियाँ बंद थी, बसें बंद थी, कल कारखाने, जितने भी पटरी दुकानदार, सब कुछ बंद था। आखिर इनका जीवन यापन कैसे होगा? तो दुनिया के एकमात्र देश भारत ऐसा था जिसके प्रधानमंत्री ने इस बात का निर्णय लिया कि मेरे देश का कोई भी बच्चा बुजुर्ग भूख में नहीं सोएगा, और मुफ्त में अनाज उन्होंने देना शुरू किया। और जान करके आपको आश्चर्य होगा कि तब से लेकर निरंतर मुफ्त में अनाज लोगों को दिया जा रहा है, और ये 2029 तक लगातार निरंतर दिया जाएगा। बहुत महंगे थे। ये 2029 की तारीख वर्ष क्यों निर्धारित किया गया? इसके पीछे कारण क्या 2029? उसके पीछे कारण ये है कि जब तक कोरोना का प्रभाव पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाता, हम लोगों के साथ खड़े। एक सवाल और है, अभी आपने योगी जी का नाम लिया। योगी जी जब सत्ता में आए थे तो इस दावे के साथ आए कि उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज नहीं है, कानून का राज लाया जाएगा, और निश्चित रूप से काफ़ी सफलता मिली है, ऐसा दावेदारी की जाती है। लेकिन विपक्ष अभी भी दावे करता है और आरोप लगाता है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अगर आज आपने इन्वेस्टर समिट देखी होगी, पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा था। जब ज़्यादा लोगों ने आना शुरू किया तो ये लक्ष्य बढ़ा करके 10 लाख करोड़ का किया गया। लेकिन जब इन्वेस्टर समिट हुई तो 34 लाख करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टर्स जो आए, उनका एग्रीमेंट साइन हुआ कि यहाँ पे 34 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा वो लगाएंगे। उसके पीछे एक कारण था
कि उनको पहली बार दुनिया में कहीं का सबसे अच्छा माहौल लग रहा था, जहां का लाइन ऑर्डर सबसे ज़्यादा मेंटेन है, तो वो उत्तर प्रदेश था। और इसी कारण आज पूरी दुनिया जो है उत्तर प्रदेश में अपने कल कारखानों को लगाना चाहती है, यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है। और इसके पीछे जब ये इन्वेस्ट हो जाएगा तो जो लोग आज रोजगार की बात करते हैं, तो कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा जो हमारे नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको भी अपनी मनचाही नौकरी मिलेगी। ये आज का उत्तर प्रदेश। 2017 से इन्वेस्टर मीट शुरू हो गई थी जब योगी सरकार आई थी, और लगातार इन्वेस्टर मीट हो रही है, तमाम लोग आमंत्रित किए जा रहे हैं। फिर विपक्ष का आरोप है कि इन्वेस्टर मीट तो बहुत होती है, उस पर बहुत पैसा खर्चा किया जाता है, उसका 1% भी इन्वेस्टर नहीं आता है। 4 लाख करोड़ अभी अभी आपने देखा होगा कि 4 लाख करोड़ जमीन पे उतरा है। अभी लखनऊ में भी जो स्कूटर इंडिया जिन लोगों ने बंद की थी, जो ज़्यादा बोलते हैं, जिन लोगों की बंद की हुई है, आज वही स्कूटर इंडिया में फिर से निर्माण कार्य चालू हो गया है। तो 4 लाख करोड़ रुपए तो पिछले अभी 1-2 महीने हुए हैं शायद, आपने देखा होगा। और ये 34 लाख करोड़ की बात तो अभी शुरुआत है। आप अनुभव करेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो वातावरण है, मुझे लगता है कि जब मुख्यमंत्री जी की जब वो बोलते हैं कि लाइन ऑर्डर के नाम से कोई समझौता नहीं होगा, तो दुनिया इस बात पर विश्वास करती है कि लाइन ऑर्डर के नाम से समझौता नहीं होता। मैं इस बात से सहमत हूं, आपके लाइन ऑर्डर पे काफी काम हुआ, मैं सहमत हूं। लेकिन जो पुलिसिया गुंडाई बढ़ गई है, उस पर आप कितना सहमत असहमत? मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कभी कोई घटना होती हो। जो मोबाइल लेकर के चौराहे चौराहे पुलिस वाले बैठे रहते हैं, हर वाहन चालक को जरा सा भी देखें, मतलब 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर जो भी गाड़ी है, लेके कैमरा मोबाइल लिए बैठे और किनारे आओ किनारे आओ। ये थोड़ा सा ट्रैफिक व्यवस्था अभी जर्जर अवस्था में थी, उसको ठीक करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब बहुत बुरा लगता है, लोगों से कहा जाता है कि आप हेलमेट लगाइए, लेकिन मेरी जानकारी में जाने कितने परिवार केवल इसलिए अनाथ हो गए या उनके परिवार के बच्चे खत्म हो गए कि अगर मुंह से निकलता है अगर ये हेलमेट पहने होता, तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये जनहित में हो रहा है और लोगों की जान बचाने के लिए हो रहा है। आप लखनऊ से विधायक हैं, प्रदेश की राजधानी है। अब आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आप विकास की बात करते हैं और पूरे प्रदेश की देश की सरकार ने दावा किया कि जो योगी की और मोदी की नीति यहाँ से विकास हो रहा है, तो अपने क्षेत्र में आपने क्या क्या विकास किया? मेरे क्षेत्र में जिस समय मैं विधायक चुना गया था तो सड़कों की स्थिति बड़ी थोड़ी सी जर्जर अवस्था में थी। लोग चर्चा करते थे कि विधायक जी की अपनी सड़क बड़ी ख़राब है तो वही नहीं ठीक है, तो ये कैसे विकास करेंगे। आज मैं कह सकता हूँ कि मेरा क्षेत्र सड़क के मामले में संतुष्ट है, और चूंकि लखनऊ का बड़ी तेज़ी से विकास हो रहा है, जितनी सड़क आज मैं बनाता हूँ उससे ज़्यादा लोग दूसरे दिन मकान बना के खड़े हो जाते हैं और रहना शुरू कर देते हैं। ये उनका अधिकार है। कारण है कि अच्छी सड़कें, अच्छा पानी, अच्छे परिवहन व्यवस्था, अच्छी बिजली और अच्छे स्कूल, ये किसी परिवार की प्राथमिकता होते हैं। तो निश्चित तौर पे हर परिवार चाहता है कि लखनऊ ऐसा शहर उसको मिले जहाँ वो अपने बच्चों को शिक्षा में कहीं एडमिशन करवा दें और फिर जॉब के लिए वो कहीं पे चले जाएं, कहीं नौकरी करें जा करके, तो एक मकान बनाना चाहते हैं। हम लोगों का प्रयास होता है कि मकान तो बन गया, हर आदमी के बस की बात नहीं होती कि एलडीए का मकान खरीदे। वो सस्ते मकान भी खरीदता है या सस्ते प्लाट लेकर के मकान बनवाता है, तो लेकिन ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको सड़क उपलब्ध कराई जाए, उनको बिजली दी जाए, उनको पानी दिया जाए, उनके सीवर की व्यवस्था की जाए। तो इन व्यवस्थाओं में हम लोग लगे हैं और बड़ी इस बात की सफलता है कि लोग जो बन गए हैं जिनके, वो धन्यवाद देते हैं, और जो नहीं बने हैं वो आश्वस्त हैं कि निश्चित तौर पे हमारे दरवाजे भी डेवलपमेंट आएगा। आलोचना तो उनका अधिकार है, अगर वो आलोचना नहीं करेंगे तो मुझे कैसे मालूम, निगाह छूट जाती है, क्योंकि काउंटेंसी बहुत बड़ी है। तो जब वो आलोचना करते हैं या मुझसे कहीं फेसबुक में कुछ लिख देते हैं, उससे मुझे जानकारी भी हो जाती है कि हाँ देखो ये मैंने कहा था और ये छूट गया, और उससे डेवलपमेंट का काम पे मेरी निगाह उधर भी जाती है और उसके वहाँ के भी प्रस्ताव मैं अपने लेवल पे करने का प्रयास करता हूँ। डेवलपमेंट की बात की, इन्वेस्टर मीट की बात की आपने,
औद्योगिक विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इन्वेस्टर समिट के जो लोग इन्वेस्टर आए थे, उन्होंने सीतापुर ऊर्जा निगम जो आपका जो क्षेत्र है वहां भी कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है? क्या है वो योजना? हमारे क्षेत्र में भी निश्चित तौर पे इंडस्ट्री लगेंगी, लेकिन हमारे क्षेत्र में शिक्षण संस्थान बहुत है। अभी आज से 4 दिन पहले एक यूनिवर्सिटी का ज्ञानशिला शायद नाम है, यूनिवर्सिटी का मैंने नींव का पत्थर मैंने रखा है। एक समस्या थोड़ी सी हमारे क्षेत्र में है कि ज़मीनें बहुत महंगी, लखनऊ तेज़ी से बढ़ने वाला शहर है और इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो सस्ती ज़मीन का प्रयास करते हैं, तो हम इस तरीके की लैंड ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ऊसर हो और कुछ हमारा कुमरामा का एक क्षेत्र है, वहाँ पे काफ़ी ज़मीनें हैं, तो मेरा प्रयास है कि कोई बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पे लगे। अभी कुछ दिन पहले तक ये कहा जाता था कि हसरते लखनऊ बसरते कानपुर, कि अगर बसर करना है तो कानपुर जाइए और हसरत पूरी करनी है तो आप लखनऊ में आइए। लेकिन अब स्थितियां वो नहीं रही, बसरते भी लखनऊ भी, दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं। कारण है कि जो माननीय रक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने लखनऊ को इसलिए भी मुस्कुराने का मौका दिया है। ये ब्रह्मोस ऐसी मिसाइल आज लखनऊ में बनेगी। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दूसरे देशों को ब्रह्मोस का निर्यात किया गया है, बेचा गया। ये देश में पहली बार 10 सालों के अंदर हो रहा है, इसके पहले कभी नहीं हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कंस्टिट्यूंसी है और उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था रिंग रोड का। 2014 में उन्होंने पहली बार यहाँ पे चुने गए, तो उन्होंने कहा कि हम बनवाएंगे। उस ड्रीम प्रोजेक्ट की क्या हाल है? पूरा हो गया है। जब आप रात में या दिन में जब चलेंगे तो बहुत तेजी से दौड़ते हुए ट्रक इस बात की गवाही देते हैं कि वो प्रोजेक्ट अब पूरा होकर के पूरी तरीके से काम पे लग गया। अच्छा, लखनऊ फ्लाईओवर का शहर कहाँ जाने लगा है? इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी को आप वो देते हैं कि राजनाथ सिंह को? अटल जी तो का जो सपना था लखनऊ को जिस रूप में देखने का सपना था, उस रूप में लाने का प्रयास अगर कोई कर रहा है तो राजनाथ सिंह। साकार करने का जो, उस सपने को साकार करने का जो प्रयास है वो माननीय रक्षा मंत्री जी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे लखनऊ आज मात्र सड़कों का नहीं, आप देखिए कि किस तरीके से ओवर ब्रिजेस का शहर हो गया है। एक ही और चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव है, 2 चरण, आज दूसरा चरण का मतदान हो रहा है। पहले चरण को लेकर के तमाम लोग बहुत चिंतित थे, क्या क्या नहीं, दूसरे चरण में लेकर चिंतित थे लोग क्या होगा, लेकिन आज की जो परसेंटेज है बहुत अच्छा परसेंटेज जा रहा है। आपको क्या लगता है कि चुनाव मतलब ऊँट किस करवट बैठेगा? हम लोगों के कार्यकर्ताओं में बड़ा विश्वास है। हमारे पास वो मशीनरी है जो मतदाताओं को घर से निकालने की क्षमता रखती है। कारण ये है कि एक एक पन्ना, जिसमें 40 से 50 से 60 पन्ना क्या होता है? पन्ना जो वोटर लिस्ट होती है, उसका जो एक पन्ना है वही हमारा पन्ना है। वही पन्ना एक साइड केवल, दूसरे साइड कब दूसरे को देंगे, तो उसमें 50-60 लोगों का होता है, 40-50-60 इस तरीके से मतदाता होते हैं। हम अमित शाह भी पन्ना प्रमुख है, सब लोग पन्ना प्रमुख हैं, सबको अपने अपने पन्ने दिए गए हैं। और केवल दिए नहीं गए हैं, पार्टी समय समय पे इस बात का मूल्यांकन भी करती है कि किस क्षेत्र में बेहतर काम हो। जैसे 370 वोट हर बूथ में बढ़ने चाहिए। अब जो कार्यकर्ता इस बात के लिए परिश्रम कर रहे हैं कि अगर मेरे बूथ में 370 वोट बढ़ गए, जैसा मोदी जी ने कहा है कि 370 हमने धारा समाप्त की है, तो इसलिए 370 वोट हर जगह पे बढ़ जाएं, जिससे कि ये असली श्रद्धांजलि होगी उन लोगों को जिन्होंने कश्मीर के लिए अपनी जान दी है। तो कार्यकर्ता प्रयासरत है कि अगर बढ़ जाएंगे तो मुझे भी मंच पे खड़े होकर सम्मानित किया जाएगा कि देखो ये हमारा बूथ का वो कार्यकर्ता है जिसने अपने यहाँ पे 370 वोट। अच्छा, इस बार के चुनाव में महंगाई मुद्दा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बेरोजगारी का क्या आशा है? बेरोजगारी मुझे महंगाई से क्या आशा है? जो जब 2014 में मोदी सरकार आई थी तब गैस सिलेंडर 400 रुपये से भी कम का था, अब 1100 पहुंच गया था। आपसे मैं कहता हूँ आकलन करिए। बड़ी समस्या इस देश की है कि जब किसानों की जिनसे जो उनकी कीमतें जब बढ़ती हैं तो लोगों को कष्ट होने लगता है।
किसानों को भी अपनी फसल, किसान कहाँ पे पर्टिकुलर कुछ, अगर कुछ जगहों के किसान इसलिए जो जिनके मुंह से ये निकलता हो कि जन्मभूमि का मंदिर निर्माण होने के बाद मोदी का कद बहुत बढ़ गया है तो उस कद को छोटा कर दिया जाए, अगर इस आधार पे अगर आंदोलन होंगे तो कैसे, इस आंदोलन को आप क्या कहेंगे, आप बताइए। ये चर्चा हुई, बाकायदा वायरल हुआ कि बढ़े हुए कद को कम करो। अगर बढ़े हुए कद को कम करने के लिए कोई आंदोलन होता है तो ये जनता स्वीकार नहीं करती। तो नहीं, सवाल इस बात का उठता है कि अब की बार चुनावी मुद्दा क्या होगा। विपक्ष कहना है, विपक्ष का जो दावा है कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, है ना, मतलब जितने भी मुद्दे हैं ना, महिलाओं की सुरक्षा, ये तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर लगातार रोज आप अखबार और टीवी देखते रहे, सोशल मीडिया देखते रहे। वही आपका क्या दावा है इसके विरुद्ध? विकासशील भारत, जिसकी आज हम कहते हैं कि भारत विकासशील है, लेकिन अब लोगों की सोच बदल रही है। लोग अब परिकल्पना करते हैं विकसित भारत की, कि जो विकास हो गया है। इसके लिए मोदी जी ने 25 साल का समय दिया है, लेकिन वो समय से पूरा ही लक्ष्य पूरा करते हैं, ये उनका स्वभाव है, और जो कहते हैं वो करने का प्रयास करते हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि इन्हीं 10 सालों के अंदर वो सब कुछ मिलेगा जो 70 सालों के अंदर मिल जाना चाहिए था। जैसे लोगों की आवास की व्यवस्था हो जानी चाहिए थी, लोगों के शौचालय की व्यवस्था हो जानी चाहिए थी, लोगों के बीमारी की व्यवस्था हो जानी चाहिए थी आयुष्मान कार्ड के रूप में, लोगों के घरों में बिजली की व्यवस्था हो जानी चाहिए थी सौभाग्य योजना के तहत जिस तरीके से हुआ है, लोगों को गैस सिलेंडर मिल जाना चाहिए था जो गरीब परिवार हैं। इसी तरीके से मोदी जी ने घोषणा और की है कि 10 सालों के अंदर उन्होंने 4 करोड़ आवास दिए हैं और अगले 5 सालों के अंदर वो 3 करोड़ आवास और देने वाले हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक बिजली की समस्या का एक निदान बताया है कि पूरे देश के गरीबों को अगले 5 सालों के अंदर निःशुल्क बिजली मिलेगी। 5 सालों के अंदर निःशुल्क बिजली। 1 करोड़ लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और सबको सोलर लाइट मिलेगी। मान लो 20 यूनिट पैदा होती हैं, 20 यूनिट में कोई गरीब परिवार मान लो 15 यूनिट खर्च करता है तो 5 यूनिट का उसको पैसा मिलेगा। और मान लो जो 20 खर्च कर लेता है या 22 खर्च कर लेता है तो 2 यूनिट का पैसा देना। तो देश की समस्याओं की, गरीबों की, मैं अपने राजनीतिक सफर में सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जब किसी गांव पे जाता था तो गांव के लोग केवल एक ही चर्चा करते थे कि हमको हैंडपंप चाहिए, भैया एक हैंडपंप दे दो। ऐसा लगता था कि हैंडपंप ना हुआ पूरी इनका जीवन बदल जाएगा अगर मैं एक हैंडपंप दे दूं। लेकिन आज उन्हीं गांवों के अंदर जब टूटी खोलो, जब पानी गिरता है तो मुझे वो वक्त याद आ जाता है। कहाँ पे आप मेरे साथ मेरी गाड़ी बैठिए, मैं आप हो सकता है नहीं, ऐसा ना कहना है। कारण ये है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज वो कहते हैं कि मोदी हटाओ। आप पत्रकार हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे वो कारण बता दीजिए कि जिससे मोदी हटाओ, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो विरोधी दल हैं, जो नेता कहते हैं मोदी हटाओ, मोदी को क्यों हटाओ? कारण क्या है? केवल यही कारण है कि मोदी ने गांव के लेकर के शहर के गरीबों के साथ खड़े होने का साहस किया और उनको सुविधाएं देने का प्रयास किया। मुफ्त में अनाज, मुफ्त में शौचालय, मुफ्त में आवास, मुफ्त में इलाज 5 लाख तक का, और जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं उनको मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता से, प्रधानमंत्री आर्थिक सहायता से मुफ्त में इलाज, सौभाग्य योजना का बिजली का कनेक्शन। बात करें तो बहुत गंभीर बातें हो जाएंगी कि एक सांसद अपने बेटे को, पूर्व सांसद थे, अपने बेटे को लखनऊ के पीजीआई में भर्ती नहीं करा पाए थे, लखनऊ में पीजीआई में भर्ती नहीं करा पाए थे, और स्वास्थ्य मंत्री के कहने के बावजूद। इतने बड़े देश के अंदर कभी कभी कुछ समस्याएं हो सकता है कि कहीं पे आ गई हों, लेकिन स्थितियां ये हैं कि एक पीआरओ बैठा हुआ है मेडिकल कॉलेज के अंदर। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति आता है और मैं उसे फ़ोन करता हूं कि मैं चाहता हूं कि इस आदमी को भर्ती कर लिया जाए, कारण ये है कि इसकी हालत ठीक नहीं है या ये बीमारी है, तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादातर मुझे सबलता मिलती है और
अगर मैं इस तरीके की बातें ढूंढूंगा तो कहीं ना कहीं पे तो आएगा, लेकिन क्योंकि वो मामला उस समय चर्चा में आया था, बहुत चर्चा में रहा था, चर्चा रहा, लेकिन आप ये देखिए कि एक कार्ड है, वो कार्ड अब बख्शी तालाब के में राम सागर मिश्रा सौसैया में जा करके वो कहता है कि मेरा इलाज कर दो। वो मना कर देते हैं कि हमारे पास इलाज नहीं, लखनऊ जाइए, आप मेडिकल कॉलेज जाइए, पीजीआई जाइए। तो जब लखनऊ आएगा, पीजीआई जाएगा, तो वो कार्ड काम करेगा। अगर यहाँ के डॉक्टर कह देते हैं आपको यहाँ पे इलाज इसका संभव नहीं है, आपको तो चेन्नई जाना है, दिल्ली जाना है, बंगलोर जाना है, कहीं पे जाना है, देश के किसी कोने पे जाना है, तो वहां पे भी वो 5 लाख का कार्ड काम आएगा। मोदी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये पहली सरकार है जिसने किसानों पे, गरीबों पे, मजदूरों पे, महिलाओं पे 1 रुपए का भी कर्ज नहीं होने दिया। ये देश सब्सिडी के नाम पे चलता था और सब्सिडी के नाम पे किसानों पे कर्जा लाद दिया जाता था, उनके ट्रैक्टर घसीटे जाते थे, उनके इंजन घसीटे जाते थे, उनके खेतों में झंडी लगाई जाती थी और वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते थे। पिछले 10 सालों के अंदर किसी एक किसान के खेत में अगर झंडी लगी हो या उसके ऊपर मोदी की योजनाओं का कहीं कर्ज हो, सब कुछ मुफ्त में है। अगर आपकी बात माने, अब तक की जो चर्चा में बात माने कि देश का किसान, युवा, बेरोजगार, महिलाएं बिल्कुल खुश हैं, तो अब की बार क्या 400 पार, अब की बार 400 पार। कारण है ये कोई नारा नहीं है, ये काम के आधार पे जो मोदी जी ने काम किया। पिछले 10 सालों की सरकार रहने के बावजूद अगर किसी सरकार के ऊपर एक भी दाग ना हो, इसको आप क्या कहेंगे? 4 से लेकर के 14 तक पूरी सरकार 12 लाख करोड़ के घपले में थी और रोज नया नया कोई ना कुछ आ जाता था। और उस समय जितने भी ज्यादा कांग्रेस सरकार के समय भ्रष्टाचार हुआ, आप बताइए कि क्या मोदी सरकार के अंदर एक भी कोई आरोप लगा सकता है? और जो आरोप लगाए गए वो झूठे साबित हुए। और आज की स्थिति में उन लोगों ने साहस ही छोड़ दिया कि नहीं कोई आरोप लगाऊं, क्योंकि उससे जांच होती है और मोदी जी निर्दोष साबित होते हैं। एक सवाल मेरे जहन में बार बार आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, मंत्री को देख करके बहुत स्वाभाविक आना चाहिए, जब मंत्री को किसी फोन करते हैं, मंत्री दौरे पे हैं, फलां निरीक्षण पे हैं, फलां जगह, फलां जिले में, ऐसे किसी विधायक को फोन करते हैं, आपको भी कई बार फोन किया, आप भी दौरे पे हो, और जबकि दूसरे जिलों के विधायक इतने दौरे पे नहीं होते, तो आखिर ये कौन सी मशीनरी है जिन पर आप लोग दौड़ाते हैं? आप लोग अपने मन से जाते हैं कि कहीं से आर्डर आता है? नहीं, देखो, जिस वातावरण में आप पले हैं और जिस वातावरण में आप बढ़े हैं और जिस वातावरण से आपने कुछ सीखा है, वो हर विधायक, सांसद के ऊपर उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पे रहेगा। तो जब मैं अपने बड़े नेताओं को देखता हूं कि मोदी जी इस उम्र में जाकर के दिन में 4 जनसभाएं करते हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी 6 जनसभाएं करते हैं, योगी जी सुबह 9 बजे से निकल करके रात 12 बजे 1 बजे तक काम करते हैं, तो विधायक होने के नाते मेरी भी कोई जिम्मेदारी होती है, मैं भी उसी तरीके से काम करने का प्रयास करता हूं। आप की सारी इच्छाएं पूरी हो, 400 पार भी है आपकी बार। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।